नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ लिया है और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है। आज से हम जो टॉपिक पढ़ना शुरू करने वाले हैं वो है हमारी क्या, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का डिस्कशन हम लोग आज से इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, वैदिक सभ्यता, अच्छा ये जो वैदिक सभ्यता है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है। ठीक है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड हमने देखा था, जो कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली पर आधारित था, वो क्या था? लगभग 2750 बीसी से आपका 1700 बीसी के आसपास वो माना जाता है। और वैदिक जो सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड क्या है, ये है 1500 से 600 बीसी के बीच। कितना? 1500 से 600 बीसी के बीच माना जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? वो एक आपकी नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो आपकी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत में नगरों का विकास जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विकास पहले हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हो रही है वो नगरीय नहीं है, वो ग्रामीण है। ठीक है, यानी कि पहले ज़्यादा डेवलप्ड लोग थे, बाद में कम डेवलप लोग आए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतिहास की जो कड़ियाँ हैं वो बीच में टूटी हुई हैं। ठीक है, जिसको आधुनिक शोधकर्ता ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले ज़्यादा डेवलप लोग रहते थे, बाद में कम डेवलप। तो हमारा विषय यहाँ नहीं है, हमारा विषय केवल यहाँ पे इतना ही है कि हम वैदिक सभ्यता के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हम बताएं आपको, वैदिक सभ्यता आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है आपकी, वैदिक सभ्यता को वैदिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में वेदों की रचना हुई है। क्या हुई है? वेदों की रचना हुई है। तो इस समय वेदों की रचना हुई है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता माना जाता है, क्योंकि वेदों की रचना हुई और उन्हीं वेदों के माध्यम से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदों की रचना हुई और उन्हीं वेदों के माध्यम से हमें इस कालखंड की जानकारी मिलती है। उन्हीं वेदों के द्वारा हमें इस काल की जानकारी मिलती है, तो इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, जो वैदिक सभ्यता है इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जाता है। जो आपकी वैदिक सभ्यता है इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक ऋग्वैदिक काल है, जिसको कि पूर्व वैदिक काल बोला जाता है, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूरे वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वो है आपका 1500 से 600 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। और पूर्व वैदिक काल जो है, इसमें से आप जो 1500 से 600 बीसी वाला टाइम, सॉरी, जो 1500 से लगभग 1000 बीसी वाला टाइम पीरियड है वो आपका पूर्व वैदिक काल में आता है। और जो आपका 1000 से 600 बीसी के बीच वाला टाइम पीरियड है वो आपका उत्तर वैदिक काल में आता है। पूर्व वैदिक काल, इसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। इसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। और इसकी हमें जानकारी जो है मुख्यतः पूर्व वैदिक काल की जो हमें जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से यहाँ की हमें जानकारी मिलती है। और जो अन्य वेद हैं, यानी कि टोटल कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद से जो हमें जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल से। जो शेष अन्य वेद हैं, अन्य अन्य शेष जो वेद हैं, अन्य वेदों से, अन्य कौन कौन से हैं? अन्य है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उनसे हमें जहाँ की जानकारी मिलती है वो कौन सा कालखंड है? वो आपका उत्तर वैदिक काल है। तो इसको दो भागों में बांटा क्यों जाता है? इसलिए दो भागों में बांटा जाता है कि जो पूर्व वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल है, जब हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो देखेंगे कि अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। कि पूर्व वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, और जो 1000 बीसी के बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं हुई वो पूर्णतः अलग थी। यानी कि जैसे ये मान लो 1000 बीसी का टाइम पीरियड है और ये 1500 बीसी का, 1500 बीसी का, और ये 600। तो इस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर अन्य विशेषताएं जो थी, और इस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर अन्य विशेषताएं थी, इन दोनों में हमें बहुत
एक शिफ्ट देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो देवता हैं, किसी कोई और देवता महत्वपूर्ण है, तो उत्तर वैदिक काल में कोई और देवता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि धार्मिक चीज़ें जो थी उनमें कुछ दूसरी चीज़ों का अनुसरण हो रहा है। उत्तर वैदिक काल में धर्म में जो धर्म का मानने की विधियां हैं, जो धार्मिक कर्मकांड हैं, उसमें परिवर्तन हो जा रहे हैं। प्रशासन में देख रहे हैं, शुरुआत में राजा जो है उसके पास वंशानुगत अधिकार नहीं है, बाद में राजा के पास ज़्यादा अधिकार आ जा रहे हैं। तो अच्छे से अभी एनालिसिस करेंगे आगे की क्लास में। अभी इतना ही मतलब है समझाने का कि वैदिक काल में जो दो भागों में बांटे हैं, हम इसीलिए बांटे हैं क्योंकि जो आपका पूर्व वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल है, दोनों की विशेषताओं में बहुत ही बृहद स्तर पे परिवर्तन आए, इसीलिए इसको दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। आगे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, दोनों कालखंडों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम देखते हैं वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में किस शब्द से ये बना है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो वेद शब्द से बना है। जो वैदिक वर्ड है, वैदिक सभ्यता में कौन सा वर्ड, ये जो वैदिक वर्ड है ये आपका बना है किससे, ये आपका बना है वेद से। वेद से, ठीक है। वेद का क्या अर्थ होता है, वेद का क्या अर्थ होता है, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का आपके जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आपका ज्ञान। ये चीज़ आपको याद रखना है। पूछेगा कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है वो है आपका ज्ञान। अब चलिए देखिए, ये जो वैदिक सभ्यता थी, जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि इस सभ्यता के निर्माता कौन है। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन है, यानी कि वैदिक सभ्यता के भी निर्माता कौन है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता किसको माना जाता है, वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है आर्यों को। किसको माना जाता है, आर्यों को। किसको माना जाता है, आर्य को। आर्य क्या है, आर्य एक संस्कृत वर्ड है। क्या है, आर्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। भाषाई आधार पे ऐसा समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि आर्य श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इस अवधारणा को नहीं बता रहे हैं कि आर्य श्रेष्ठ होते हैं। जबकि क्या बताने का मतलब है, बताने का मतलब यहाँ पे इतना है कि भाषा, यानी कि जो जैसे आप पढ़ते हैं ना कि वर्ड शब्द अर्थ पढ़ते हैं ना, तो जो आर्य वर्ड है, जो आर्य वर्ड है, जो आर्य वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है श्रेष्ठ होता है, ठीक है। ये हो गए निर्माताओं के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है कि चलिए निर्माता हमने देख लिया, निर्माता के बाद इनके जो मूल निवास ये आर्य हैं, तो क्या ये आर्य यहीं के थे, ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, क्या आर्य यहीं के थे, यहीं के थे, इन्होंने विकास किया, विकास करके एक सभ्यता का निर्माण किया, या फिर ये और कहीं से आए हुए थे। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, हम उनको भी देखेंगे कि इन आर्यंस का मूल निवास कहाँ था, इन आर्यों का मूल निवास कहाँ था, या भारतीय उपमहाद्वीप से थे या विश्व के किसी अन्य भाग से आए हुए थे। तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों के नाम आपको याद रखना है, जैसे कि मैक्स मूलर हैं आपके, मैक्स मूलर महोदय, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, 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 बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। इतने नाम आपको याद रखने हैं। अभी यहाँ बताते हैं किसने क्या कहा था। तो जो आपके मैक्स मूलर हैं, इन्होंने बोला कि जो आपके आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। ये कहाँ से थे, इनका मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया था। तो वहीं मध्य एशिया से कहाँ आए, भारत आए। तो याद रखना है मैक्स मूलर, देखिए मैक्स इनका भी यहाँ पे है, यहाँ पे मध्य है, यहाँ पे माँ है, तो माँ से मैक्स मूलर, माँ से आपका मध्य एशिया, ठीक है, याद हो गया। चलिए अगले हैं आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद क्या कहते हैं, संपूर्णानंद बोलते हैं कि जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, उस वाले क्षेत्र को जिसको कि यूरेशिया, आल्प्स पर्वत यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो मध्य भाग है, जहाँ यूरोप और एशिया का बॉर्डर है, तो उस एरिया से ये लोग आए थे, ऐसा डॉक्टर संपूर्णानंद का
मानना है। तो कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आल्प्स पर्वत जो यूरेशिया वाला एरिया है वहाँ से ये लोग आए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करिए कि संपूर्ण आनंद, आज आप देखते हैं ना कि यूरोप जो है, ऐसा माना जाता है कि यूरोप को क्या बोला जाता है, यूरोप सबसे सुखी है, सबसे समृद्ध है, वहाँ बहुत ही आनंद है, ठीक है, आनंद ही आनंद है। तो आनंद ही आनंद कहाँ है, यूरोप में है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए कि यूरेशिया, यूरोप, संपूर्ण आनंद जहाँ पे होगा वो कौन सा एरिया, वो यूरेशिया। और वहीं से कौन आए थे, आपके आर्य आए थे। कुछ ऐसे ट्रिक्स बना के याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। आगे हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोले कि जो आर्कटिक प्रदेश है आपका, जो आर्कटिक प्रदेश है, आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, यहाँ से जो है आर्य आए थे। यानी कि आर्यों का मूल निवास कौन सा है, आर्कटिक प्रदेश। ऐसा कौन मान रहा है, ऐसा आपके बाल गंगाधर तिलक मान रहे हैं। आगे देखिए, आगे हैं आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का याद रखिएगा, इन्होंने तिब्बत बोला है, तिब्बत आर्यों का मूल निवास था, ठीक है। विलियम जोन्स, देखो ये दोनों भारतीय हैं, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना है, बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्कटिक प्रदेश को माना है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए बाल गंगाधर तिलक, तिलक के नाम में क्या आ रहा है, तिलक आ रहा है। तिलक कहाँ लगाई जाती है, तिलक माथे पर लगाई जाती है। ऐसे थोड़ा सा कुछ इमेजिनेशन करिए, तिलक माथे पे लगाई जाती है। माथा क्या है, माथा शरीर में ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर। और नक्शे में उत्तरी ध्रुव कहाँ है, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर है। तो ऊपर से कौन आया, ऊपर से, ऐसा उत्तरी ध्रुव से किसने बोला, ऊपर से आने, मतलब नक्शे के हिसाब से बोले कि नक्शे में ऊपर, उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है। ऊपर से कौन आया, ऊपर से आर्य आए। ऐसा कौन बोला, बाल गंगाधर तिलक, तिलक वाले ने। मतलब महोदय का हम सम्मान करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ बस आपको याद कराने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए ये हो गए आपके बाल गंगाधर तिलक। और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कहाँ से बोला, तिब्बत से बोला, ठीक है, कहाँ से बोला, तिब्बत से। विलियम जोन्स ने इनका यूरोप, इसको बोला यूरोपीय सिद्धांत। आपसे पूछता है कि आर्यों के आगमन का यूरोपीय सिद्धांत जो है, आर्यों के निवास का यूरोपीय सिद्धांत किसने दिया, तो वो आपके विलियम जोन्स ने दिया। किसने दिया, विलियम जोन्स ने दिया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम क्लास में देखते हैं कि रिवीजन कर कर के पढ़ते हैं, जिससे हमको क्या होता है, याद होता चले। तो सबसे पहले हमें देखा कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो कि आपको हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित होने वाली एक सभ्यता है। और ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, और उस समय वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। वेदों की रचना, और इनसे वेदों के द्वारा ही सभ्यता की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 बीसी है, जिसको कि दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है, और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 बीसी का टाइम पीरियड आपका पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600 बीसी टाइम पीरियड जो है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से होती है, और इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में जो आपके अन्य 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी, और इनसे हमें इस कालखंड की जानकारी मिलती है। वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और आर्य जो है इस सभ्यता के निर्माता थे। आर्य इस सभ्यता के निर्माता थे, और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगला प्रश्न हमने देखा कि चलिए आर्य निर्माता तो थे, बट आर्य आए कहाँ से थे, तो आर्य आए थे कहाँ से, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। जिसके क्रम में हमने सबसे पहले देखा मैक्स मुलर सर को। तो मैक्स मुलर ने बोला कि मध्य एशिया, माँ से मैक्स मुलर, माँ से मध्य एशिया। डॉक्टर संपूर्णानंद, जहाँ पे संपूर्णानंद आता है वो है यूरोप, यूरोप से कनेक्ट किया हमने यूरेशिया को। बाल गंगाधर तिलक, तिलक लगाते हैं ऊपर को, और ऊपर में है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से आए आपके आर्य, आर्कटिक प्रदेश से। दयानंद सरस्वती को हमने देखा कि तिब्बत, दयानंद सरस्वती कहाँ से बोला, आर्यों के मूल निवास को, तो तिब्बत। विलियम जोन्स ने आर्यों का यूरोपीय सिद्धांत, आर्यों के निवास का यूरोपीय सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे डालिए नोट। 2 ऋषियों के नाम आपको लिखना है, पूछता है, कहाँ पूछता है, कैसे पूछता है बताते हैं। पहले नाम लिखिए, पहला नाम लिखिए कि अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि। और दूसरा नाम लिखिए गौतम, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। चलिए अब इसमें याद क्या करना है, इसमें याद करना है कि अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया,
दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो क्या बताना है आपको? अगस्त ऋषि। और अच्छा बोले उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो आपको क्या बताना है? गौतम राहुगण। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगण और दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक है, चलिए ये दोनों बिंदु आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि अच्छा हमें वैदिक काल तो हमने देखा, बट इस वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अब हम अगला पॉइंट क्या डिस्कशन करेंगे? जानकारी के स्रोत। कुछ स्रोतों को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, जानकारी के स्रोत। कहाँ की जानकारी के स्रोत? आपकी आर्य सभ्यता जो ये आर्यों का यानी कि वैदिक सभ्यता जो है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी के स्रोत जो हैं, हमने पहली क्लास में देखा था कि जो आपका आपका वैदिक काल जब से स्टार्ट होता है तो यहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, प्लस पुरातात्विक स्रोत भी मिलने लगते हैं। पुरातात्विक तो स्टार्टिंग से ही मिलते हैं, ठीक है। पुरातात्विक यानी कि ये हमें स्टार्टिंग से मिलने लगते हैं, पाषाण काल से। लेकिन साहित्यिक स्रोत जो है हमें मिलते तो सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी हाँ, मिलते तो सिंधु घाटी सभ्यता से हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है हमने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जो जिसको हमने पढ़ा है, जहाँ से साहित्यिक स्रोतों से हमने जानकारियाँ लेना शुरू कर दी है, वो आपका है वैदिक काल। तो साहित्यिक प्लस पुरातात्विक दोनों स्रोत मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों को भी और साहित्यिक स्रोतों को भी, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों को भी और साहित्यिक स्रोतों को भी देखते हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए पहले आप हेडिंग डालिए पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्रमुख हैं जहाँ से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। हेडिंग डालिए पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप डालिए, एक सेकेंड, सबसे पहले आप क्या डालिए? बोगज गोई, बोगज गोई अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख। तो ये आपका कहाँ से मिला है? बोगज गोई जो अभिलेख मिला है, इस अभिलेख, ये जो अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये अभिलेख मिला है आपके, चलिए दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे? हम बोगास गोई अभिलेख की बात कर रहे थे। थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो हम बोले तो क्लास को रिकॉर्ड किए, लेकिन वो हमें लगता है 10-15 मिनट हम ध्यान नहीं दिए और वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या डिस्कस कर रहे थे। बोगास गोई अभिलेख। तो बोगास गोई जो अभिलेख है आपका, ये अभिलेख आपका तुर्की में मिला है, ठीक है। कहाँ पर मिला है? तुर्की में मिला है। कहाँ पर मिला है? तुर्की में मिला है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जो वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, क्या हैं? इंद्र हैं, वरुण हैं। अभी हम देखेंगे इन देवताओं का डिस्कशन करेंगे अभी कि इनके वैदिक जो आपके ग्रंथ हैं, जो आपके वेद हैं, उसमें इन देवताओं का वर्णन है। इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, मृत्य हैं और नाशत्य, जिसको कि अश्विनी कुमार बोला गया है। इन देवताओं के बारे में इस अभिलेख में लिखा हुआ है, विवरण लिखा है, इनका उल्लेख है। और ये जो है कितना पुराना अभिलेख है? ऐसा माना जाता है कि ये 1400 BC का ये अभिलेख है। तो पहला हमने पुरातात्विक साक्ष्य क्या देखा? बोगास कोई अभिलेख, बोगास कोई अभिलेख, ये का बना लीजिएगा, कोई अभिलेख। और ये अभिलेख हमें तुर्की से मिलता है, जो कि लगभग 1400 BC पुराना है, 1400 BC का है। और यहाँ से हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत जैसे देवताओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अब अगला आप देखिए कि पुरातात्विक साक्ष्य देख रहे हैं ना। पहला हमने बोगास गोई अभिलेख देखा, दूसरा आप देखिए कुछ बर्तन उत्खनन से प्राप्त, कुछ बर्तन है उत्खनन से प्राप्त बर्तन, उत्खनन से प्राप्त बर्तन, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त बर्तन। तो एक आप डालिए गौरिक मृदभांड, गौरिक मृदभांड। ये सब फैक्ट्स हैं आपके, आप इसको रट लीजिए। ये आपसे ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये गौरिक मृदभांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो इसको याद रखना है कि इसकी सर्वप्रथम प्राप्ति हस्तिनापुर से। कहाँ से हुई? हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गौरिक मृदभांडों की प्राप्ति हुई वो सर्वप्रथम कहाँ से हुई? वो हस्तिनापुर से हुई, ठीक है। और ये जो है पूर्व वैदिक काल का है, ये पूर्व वैदिक काल का बर्तन है, पूर्व वैदिक काल का बर्तन है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि एक उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख बर्तन है, उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख साक्ष्य है,
उत्तर वैदिक काल का, उसको बोला जाता है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे फिर से करने वाले हैं। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। पुरातात्विक स्रोत में आपको क्या याद रखना है? बोगास कोई अभिलेख, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इंद्र, वरुण, मित्र और नासित जैसे देवताओं की जानकारी मिलती है, जो तो 1400 BC का है, जिसकी प्राप्ति तुर्की में हुई है। उत्खनन से 2 प्रमुख प्रकार के मुख्य बर्तनों को देखा, गौरिक मृदभांड और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड और पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृदभांड। ठीक है, इसमें याद आपको रखना है कि जो गौरिक मृदभांड है, यानी कि पूर्व वैदिक काल का जो पात्र गौरिक मृदभांड है, इसकी सर्वप्रथम प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? हस्तिनापुर से हुई है। इसी के साथ आपका खत्म होता है पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम देखेंगे किन साक्ष्यों को? अब हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्यों को। किसको देखेंगे? साहित्यिक साक्ष्यों को। साहित्यिक हेडिंग डालिए आप लोग, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। दोस्तों क्लास को देखते रहिए, ठीक है? आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। आप कंपेयर कर लीजिए अन्य कोचिंग से, वहाँ से मिला लीजिए जहाँ से आप पढ़ते हो। अगर आपको कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो आप सुझाव दे सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब PYQs भी इसमें हमने कवर किए हैं। जो अभी तक के पेपर्स हुए हैं ना, उनके PYQs भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया करिए यूपी SSS से या यूपी PCS के, ठीक है, UP RO के, किसी भी चीज़ के एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ पे भी आता है, तो आप गौर करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से फंस जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इसकी क्लास बना के पढ़ लेते हैं तो ये तो हम दावा कर रहे हैं कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी PCS प्री की हिस्ट्री तक। PCS प्रीलिम्स में, UP RO में जो प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री आती है, वहाँ तक के लिए सफिशियंट क्लास है, ठीक है। बाकी 100% आप किसी भी आयोग की परीक्षा में बैठेंगे, 100% तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। 100% ना करना है ना आप कर पाएंगे। जहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे वो यही क्लास है। ऐसी बहुत सी सारी क्लासेस हैं। आपको अगर कहीं और से भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, और हमारा तरीका, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये भी पढ़िए और चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हैं, साहित्यिक स्रोतों पे चर्चा करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत आपको पता ही है, ये वैदिक सभ्यता है तो वेद से अच्छा क्या साहित्यिक स्रोत है? तो 4 वेदों को आपको अभी साहित्यिक स्रोत के लिए वेदों का नाम याद रखना है। कितने वेदों का? 4 वेदों का। 4 वेद ही हैं तो नाम भी चारों को याद रखना है। तो क्या है इसके साहित्यिक स्रोत? सबसे पहले वेद हैं। क्या है? वेद हैं। कौन कौन सा वेद है? चलिए लिख लीजिए। नंबर 1 ऋग्वेद, ठीक है। नंबर 2 सामवेद, नंबर 2 सामवेद। नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 3 यजुर्वेद। और नंबर 4 अथर्ववेद, नंबर 4 अथर्ववेद, ठीक है। नंबर 4 अथर्ववेद। नंबर 4 हो गया आपका अथर्ववेद, ठीक है। अब हम ऋग्वेद की कुछ विशेषताओं को यहाँ पे देखेंगे। ये जो आपको यहाँ पे लिखवाते चल रहे हैं, इसको अच्छे से लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है सबसे प्राचीन वेद? सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता यानी कि इसको संकलित किसने किया? तो इसके संकलनकर्ता हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं। आगे देखिए, इसको याद रखना है कि इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब मंत्र होता है। क्या मतलब होता है? मंत्र होता है। तो कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। मंत्र या फिर रचनाएं। मंत्र का मतलब, सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया शब्द, अच्छी तरह से बोला गया, इसका इतना ही मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या अर्थ होता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मतलब होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, या फिर सूक्त का मतलब है आपकी प्रार्थनाएं। तो कितने सूक्त हैं? 1028। उसके साथ ही हमने इसके शाब्दिक अर्थ को भी बता दिया है। चलिए आगे याद रखना है कि आपको इसमें 10,580
ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। कितनी? 10,580 ऋचाएँ हैं। अब कुछ ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों को हम देखते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों को देखते हैं। पूछता है कि इसका वर्णन कहाँ पे है या फिर इसका वर्णन कहाँ पे है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो जो आपके मंडल हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि जो पहला, कितने मंडल है इसमें? टोटल 10। तो जो पहला और आखिरी यानी कि प्रथम एवं जो आपका 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, वो क्या है? वो सबसे नया है। पहला और आखिरी सबसे नया है, सबसे नया। तो पेपर में पूछा जाए कि ऋग्वेद का सबसे जो नया, सबसे बाद में जो अंश जोड़ा गया, वो सबसे लास्ट में लिखा गया कौन सा मंडल है? सबसे लास्ट वाला जो मंडल है वो सबसे नया है, यानी कि प्रथम और 10वां। कंफ्यूज नहीं होना, पहला और 10वां जो है सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए। अब आगे याद रखना है आपको, जो ऋग्वेद का थर्ड मंडल है यानी कि तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र को लिखा किसने है? तो याद रखना है आपको, गायत्री मंत्र को लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? ऋषि विश्वामित्र ने। कंटेंट आपको इतना बेहतर दिया जा रहा है ना, आप कहीं पे भी आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। थर्ड मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? महर्षि विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र समर्पित कर किसको है? तो ये सूर्य देवता। किसको समर्पित है? सूर्य देवता, जिसको कि उस काल में क्या बोला जाता था? शविता। शविता भी नाम है इनका, शविता को समर्पित है। सूर्य देवता यानी कि शविता, शविता सूर्य देवता ही हैं। शविता को समर्पित है, ये मंत्र को समर्पित है, समर्पित है। ठीक है, चलिए। तीसरे मंडल की बात हो गई। अगला जो महत्वपूर्ण मंडल है वो है आपका सातवां मंडल। कौन सा? सातवां मंडल। यहाँ से भी प्रश्न आता है। सातवें मंडल से क्या आता है प्रश्न? सातवें मंडल से प्रश्न आता है 10 राज युद्ध। जो आपका 10 राज युद्ध है, 10 राज क्यों बोला था? क्योंकि इसमें ऋग्वेद का, वो वैदिक कालीन 10 राजाओं ने भाग लिया था। और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये युद्ध आपका हुआ था रावी नदी के तट पर। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया एक युद्ध था, जिसको 10 राज युद्ध बोला जाता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। प्रश्न यही पूछेगा कि किस मंडल में वर्णन है। उसके बाद आता है 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। 9वें मंडल में क्या इंपॉर्टेंट है? तो 9वें मंडल में इंपॉर्टेंट है सोम देवता का वर्णन इसमें है। इसमें किसका है? सोम देवता का वर्णन है। 9वां में सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का वर्णन है। आगे आपका आता है 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। ऋग्वेद में इतना याद करना है क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो ऋग्वेद से ही आए हैं इतनी डिटेल। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे नया है, यानी कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, जिसमें कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं, जिसमें नीचे की चीज़ों को हमने रिवीजन कर लिया है। तो ये हो गई ऋग्वेद के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हमें सामवेद के बारे में जानकारी लेनी है। सामवेद के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए, अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। चलिए, तो सामवेद में आपको याद रखना है कि जो इसको बोला जाता है, ये संगीत का वेद है। किसका वेद है? संगीत का वेद। संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद है। सा से साम वेद, सा से संगीत का वेद। ठीक है, जो आपके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 स्वर आते हैं, उनका सबसे पहले यहीं पे वर्णन मिला है। तो जो 7 स्वरों का सर्वप्रथम वर्णन या फिर सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पे हुआ है। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है? आपके सामवेद में हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा जाए कि मुख्यतः किसका वर्णन है, तो इसमें मुख्यतः जो है, मुख्यतः सूर्य स्तुति। मुख्यतः क्या है इसमें? मुख्यतः सूर्य स्तुति है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको, इतनी ही चीज़ सामवेद के बारे में आपको याद रखनी है कि संगीत का वेद है, 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पे हुआ है, और जो स्तुतियाँ हैं वो मुख्यतः सूर्य की जो हैं स्तुतियाँ इसमें हैं। आगे आपको यजुर्वेद याद रखना है।
अच्छा हाँ, सामवेद तो आपको याद रखना है कि ये पद्यात्मक है, यानी कि इसमें जो ऋग्वेद है, जैसे वो गद्य होता है पद्य होता है ना, गद्य पद्य आप लोग जानते हैं। गद्य जो है, जैसे गद्य की क्या क्या विधियां हैं, जो आपका निबंध होता है, जो कहानियाँ होती हैं, जो नाटक होते हैं, ये सब गद्य में आते हैं। पद्य में क्या होता है, जो कविताएं हैं आपके, या संस्कृत में श्लोक होते हैं, कविताएं हैं, तो ये चीज़ें, संगीत आपके गाने हैं जो हैं, ये सब पद्य में आते हैं, जिनको गाया जाता है वो पद्य है। ठीक है, तो जो सामवेद है वो पद्यात्मक है। ठीक है, वो क्या है, पद्यात्मक है। अब आइए यजुर्वेद पे। ठीक है, किस पे अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद में आपको जो याद करना है वो याद रखना है कि इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। किसका वर्णन है, यज्ञ की विधियों का इसमें वर्णन है। यज्ञ की विधियों का वर्णन किसमें है, यजुर्वेद में है। उसके बाद हमने देखा कि ऋग्वेद जो था वो गद्यात्मक था, सामवेद पद्यात्मक। ये जो है गद्य भी है और पद्य भी है, गद्य भी है और पद्य भी है। ठीक है, चलिए सिर्फ इतना ही यजुर्वेद के बारे में याद रखना है। अब आते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में किनका वर्णन है, अथर्ववेद में आपको याद रखना है सबसे पहले कि इसकी रचना किसने की। इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना दो लोगों ने की, महर्षि अथर्व और महर्षि अंगिरस ने। ठीक है, महर्षि अंगिरस ने इसकी रचना की। किसकी रचना, अथर्ववेद की। अथर्ववेद को बोला जाता है ब्रह्मवेद की उपाधि इसको दी जाती है, ब्रह्मवेद इसको बोला जाता है। ब्रह्मवेद यानी कि ब्रह्मवेद का मतलब कि ये श्रेष्ठ वेद, सबसे श्रेष्ठ वेद इसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या देखना है हमें अथर्ववेद के बारे में, चलिए कुछ और पॉइंट देख लीजिए। इसमें जो है जैसे जादू, टोना, वशीकरण, वशीकरण, औषधि, इन चीज़ों का इसमें वर्णन है। जादू हो गया, टोना हो गया, वशीकरण हो गई, औषधियों का वर्णन किसमें है, तो आपके अथर्ववेद में है। और अंतिम चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले जो वेद लिखा गया वो ऋग्वेद है, लेकिन सबसे बाद का वेद कौन सा है, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो आपका आपका सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली चार वेदों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लिया। ऋग्वेद के बारे में हमने रिवीजन कर लिया है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में फिर से रिवीजन करते हैं। तो सामवेद संगीत का वेद है, इसमें सात स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग है, मुख्यतः सूर्य स्तुति, और यह पद्यात्मक है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है तथा यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। अथर्ववेद है, अथर्ववेद के रचनाकार महर्षि अथर्व और महर्षि अंगिरस हैं। इसको ब्रह्मवेद या कि श्रेष्ठतम वेद बोला जाता है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण और औषधियों का वर्णन किया हुआ है तथा यह सबसे बाद का वेद है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम वेद के बारे में एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं, एक नहीं दो चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ देख लेते हैं कि वेद, ऐसे आप एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए ऐसे हेडिंग डालिए यहाँ पे, वेद पुरोहित, वेद पुरोहित और उपवेद, और उपवेद, एक ये चार्ट बनाइए आप लोग। वेद पुरोहित यानी कि देखिए जो वेद होते थे, उन वेदों को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता था, उन वेदों को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता था, सबके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसीलिए ये चार्ट हमें पढ़ना पड़ रहा है। सबके अलग अलग नाम होते थे। पहला कौन सा है, पहला हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित होता था उसको बोलते थे होत्र। क्या बोलते थे, होत्र। क्या बोलते थे, होत्र। और जो इसका उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो पूछा जाए तो ऋग्वेद का। ठीक है, अगला याद रखना है आपको सामवेद। क्या, सामवेद। सामवेद का जो पुरोहित होता था वो होता था उद्गाता। क्या, उद्गाता। और इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। आगे देखिए, आगे है आपका यजुर्वेद। क्या है आपका, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसको अघर्व्यु बोला जाता था, अघर्व्यु बोला जाता था। तथा जो उसका उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, और या फिर शस्त्र शास्त्र, शस्त्र शास्त्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला आपका है अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का पुरोहित जो है वो ब्रह्मा है। अभी सबको आपको याद करवा देंगे, देखिएगा कैसे याद करवाते हैं। शिल्प वेद इसका जो है उपवेद है, स्थापत्य। ठीक है,
चलिए अब याद होगा, कैसे नहीं याद होगा। ऋग्वेद, ऋग में ये क्या है, ये है री, ये क्या है री। और होत्र देखिए यहाँ पे है री, तो ऋग्वेद होत्र, देखिए ऐसे राइमिंग हो रही है ना, ऋग्वेद और होत्र, ऋग्वेद और होत्र। तो ऋग्वेद का पुरोहित होत्र। सामवेद, सामवेद में किसका वर्णन है, सामवेद पद्य में लिखा है, इसमें संगीत का वर्णन है, संगीत को गाया जाता है। तो जो सामवेद का पुरोहित होगा वो गाना गाएगा, उसको क्या बोला जाता है, उद्गाता। उद्गाता यानी कि जो गाता है वो क्या है, उद्गाता। ये सब आपको याद करवाने के लिए, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता। तो सामवेद उद्गाता, सामवेद को जो है वो क्या है, उद्गाता, सामवेद उद्गाता याद रखना है। यजुर्वेद अघर्व आपको याद रखना है, यजुर्वेद अघर्व याद रखना है। यजुर्वेद ऐसे ही याद रख लीजिए, और अथर्ववेद तो याद ही हो जाएगा। अथर्ववेद, इसको ब्रह्म वेद बोला गया है। तो जो ब्रह्म वेद का पुरोहित होगा वो क्या होगा, ब्रह्मा होगा। तो याद हो गया ना, अथर्ववेद है यानी कि ब्रह्मवेद, और ब्रह्मवेद का पुरोहित ब्रह्मा हो जाएगा। याद हो गए पुरोहित। चलिए 1 से 2 बार और पढ़िएगा, ठीक है, तब याद होगा, एक ही बार में नहीं याद होगा। अब उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, ठीक है, गंधर्ववेद। देखिए जो गंधर्व होते हैं, आप लोग ऐसे पौराणिक कथाओं में देखेंगे गंधर्वों, जैसे जो गंधर्व होते हैं वो संगीत हो गया, नृत्य हो गया, तो इन्हीं सब चीज़ों से जो पौराणिक शास्त्रों में जो गंधर्वों का वर्णन है वो इसी चीज़ों से, जो कि जो संगीत है, नृत्य है, इन्हीं चीज़ों से उनका मतलब रिलेशन है। तो ऐसे याद रखना है कि जो रिलेशन है वो गंधर्वों का है, तो इसी से याद हो जाएगा। सामवेद संगीत का वेद है, और जो इनका उनसे रिलेशन है वो क्या है, गंधर्व है, तो गंधर्व वेद। यजुर्वेद आपका धनुर्वेद है, कि शस्त्र शास्त्र इसको बोला जाता है, इसके उपवेद को। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद यानी कि स्थापत्य का वेद है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कशन करते हैं, कल के वीडियो में हम इसके आगे से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे सपोर्ट बना के रखिए, जिससे कि आपको और भी अच्छा कंटेंट इसी प्रकार दिया जाता रहेगा। तथा वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन है, मानव है भाई, मानव से बोलने लिखने में त्रुटियां हो ही जाती हैं, तो उसको बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। और जो क्वेश्चन पूछने चलते हैं हम क्लास में, उसको भी आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है, उसको आप लोग बताते चलिएगा। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं किसी नए क्लास में। आज का वीडियो भी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।